Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 27th of November 2023. फर्स्ट न्यूज़ इसराइल एंड हमास का जो वॉर है उसमें ट्रूस हो गया है एंड ट्रूस में यहाँ पर जो हमास ने होस्टेजेस को कैप्चर कर रखा है उन होस्टेजेस को यहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है एंड दूसरी तरफ जो इसराइल के जेल्स में पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको भी रिलीज़ किया जा रहा है। चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया ने अग्री किया है कि ट्राईलेटरल टाइज को बूस्ट करेंगे सो दैट यहाँ पर जो टेंशन्स हैं ये थोड़ी कम हो सके। तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया अग्रीड ऑन संडे कि कोऑपरेशन को रीस्टार्ट किया जाएगा अमंग द एशियन नेबर्स एंड पेव द वे फॉर अ समिट ऑफ द थ्री लीडर्स इन द लेटेस्ट मूव सो दैट यहाँ पर जो टेंशन है वाइटल रीजन में कम हो सके। तो एक्चुअली जो तीनों कंट्रीज़ हैं इन्होंने 2008 से एनुअल समिट करने के लिए अग्री किया था कि जो डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस है बढ़ सके, लेकिन फिर बीच में कोविड-19 पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से पूरा प्लान इंटरप्ट हो गया है। बाकी वर्ल्ड पेज पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। यहाँ पर एक ग्रीक आइलैंड मेंशन है, मुझे नहीं लगता है प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, नाम है लेस्बोस। तो मेंस के लिए तो है ही नहीं इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में शायद पूछ लिया जाए लेस्बोस, तो ग्रीक आइलैंड ऑफ लेस्बोस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो एक्चुअली एक कार्गो शिप थी जो कि डूब गई है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए हैं, जिस वजह से ये है न्यूज़ में। बीजिंग वाशिंगटन ट्रेड चार्जेस ओवर यूएस वेसल इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी में आपको सब कुछ देख लेना है कि पैरासल आइलैंड कहाँ पर, स्कार्बोरो शोल, ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी की। तो साउथ चाइना सी को लेकर एक बार डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आ गया है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, तो आपको साउथ चाइना सी की लोकेशन को देख कर रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। आगे हम चलते हैं। टॉक्स ऑन पीस डील विद वैली इंसर्जेंट ग्रुप सून। तो मणिपुर के सीएम ने ये कहा है कि जो भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके साथ जल्द ही हम यहाँ पर पीस डील करेंगे। तो इंटरनल सिक्योरिटी GS3 ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि आज यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यहाँ पर मणिपुर है वहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ यहाँ पर पीस डील होगी, नहीं। आपको नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करके रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी एक टॉपिक है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, क्या अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है, तो ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करके रखना है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन नहीं करनी कि आज यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ गया तो आपने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी प्रिपेयर कर ली। नेक्स्ट है इंडिया यूएस वर्क ऑन पैक्ट फॉर क्विक रिटर्न ऑफ स्टोलन एंटिक्विटीज़। तो एक्चुअली बहुत सारे यहाँ पर स्टोलन एंटीक पीसेस हैं जिनका स्मगलिंग हुई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स, एंड बहुत सारे हमारे ऐसे पीसेस हैं जो कि यूएस में भी हैं। तो यूएस ने खुद से ये कहा था कि जो भी आपके ऐसे स्मगल्ड पीसेस होंगे हम इसको रिटर्न करेंगे, एंड इसको ही लेकर एक एग्रीमेंट किया जा रहा है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो अभी हमें यूएस को बताना पड़ता है कि एक्चुअली ये जो आइटम है ये हमारा है, ये आपके पास चला गया था, स्मगल होकर चला गया था, अभी आप इसको हमें वापस कर दो। लेकिन एक बार कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हो जाएगा तो यूएस ऑटोमेटिकली हमें ऑफर करेगा रिटर्न करने के लिए, हमें ये सब कुछ नहीं बताना पड़ेगा। तो इंडिया यूएस रिलेशंस में, कल्चरल रिलेशंस में आप कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को भी मेंशन कर सकते हो। इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं, प्रॉब्लम्स में आएगा नहीं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मर्डर कर दिया फियांसे का, ये सब तो है नहीं इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट सेक्टर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कैपिटल्स बैड एयर नवंबर। तो नवंबर में यहाँ पर 10-11 दिन थे जिसमें एयर क्वालिटी सीवियर थी, एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर यहाँ पर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, ऐसा यहाँ पर स्टडी ने रिवील किया है। एंड बाकी सब कुछ हम देख चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन है 30% है PM2.5 लेवल पर, एंड बाकी स्टेबल बढ़ने की वजह से पोल्यूशन होता है। फिर दिल्ली की जोग्राफी ऐसी है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में पोल्यूशन क्यों होता है ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये क्वेश्चन आएगा कि मुंबई में पोल्यूशन क्यों है। दिल्ली का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आ चुका है, तो उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। मुर्मू कॉल्स फॉर जुडिशियल सर्विस टू रिक्रूट जजेस। तो यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की गई है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज GS2 में एक टॉपिक है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फेवर में आपको 4-5 आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड कंसर्न आपको 4-5 प्रिपेयर करने हैं, एंड आपके पास एक बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है इस न्यूज़ से। प्रोविजन टू इंटरप्रेट लॉ फॉर सुप्रीम कोर्ट इज अ स्मॉल स्लिट कांट बी अ फ्लड गेट। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स एक टॉपिक है GS2 में, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है उनका यही कहना है कि जो जुडिशरी है इसको इंकर्जन करने की जरूरत नहीं है जो पार्लियामेंट का डोमेन है उसमें, ठीक है। जुडिशरी को इंकर्जन करने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट के डोमेन में। इसके लिए एक प्रिंसिपल भी है जिसको कि कहा जाता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो आपको थोड़ा बहुत जुडिशियल रिस्ट्रेंट के लिए प्रिपेयर कर लेना है, एंड इसके अलावा यहाँ पर
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जुडिशरी के कि कलेजियम सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या कलेजियम सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएं जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर यही कहा गया कि पार्लियामेंट सोल ऑफ डेमोक्रेसी है एंड पार्लियामेंट ही यहाँ पर लॉ बनाए, जुडिशरी को लॉ मेकिंग बिजनेस में नहीं एंटर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म ये भी आपको प्रिपेयर करना है कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है पीएम टू अटेंड क्लाइमेट समिट। तो COP28 ऑफ द UNFCCC ये दुबई में होगी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करेंगे। इससे पहले जो ग्लासगो में समिट हुई थी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड की थी एंड अभी ये वाली अटेंड करेंगे। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर 44th अमेंडमेंट की बात की गई थी। तो 42nd अमेंडमेंट से यहाँ पर इमरजेंसी के बहुत सारे प्रोविजंस को इनैक्ट किया गया था एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से करेक्शंस किए गए थे जो कि अमेंडमेंट्स किए गए थे इमरजेंसी के दौरान। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें एक्चुअली जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें एक और रिस्ट्रिक्शन ऐड किया गया था, वो रिस्ट्रिक्शन था पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स एंड ब्राइब्स। तो ये बताया गया है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं एंड उसके बाद 2024 में भी इलेक्शंस हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर डोल्स देने की कोशिश की जा रही है कि MSP जो है पैडी पर हम 3100 रुपये कर देंगे, 3100 रुपये पर कुंटल। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप यहाँ पर MSP बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप यहाँ पर MSP को लीगल करने की बात कर रहे हो, तो जो आपकी फूड सब्सिडी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ा दिया, तो आपकी फूड सब्सिडी का जो बिल इतना ज़्यादा आएगा, तो इसकी वजह से जो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक बैलेंस है ये खराब हो जाएगा, ये ऑथर ने बताया। तो एट द आउटसेट लेट मी स्टेट कि ऑथर यहाँ पर प्राउड है हमारी डेमोक्रेसी को लेकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी इम्परफेक्ट हो। अब इम्परफेक्शंस की बात की गई है, तो इलेक्शन टाइम इज़ द टाइम कि डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया जाता है एज वी गो थ्रू द electioneering process in 5 states a prelude to the 2024 parliamentary elections. The pitch has been set skewed, especially with rival parties जो कि एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं. How far these promises amount to providing doles or fostering development is difficult to distinguish. लेकिन एक थिन लाइन है कि ये डोल दिया जा रहा है या ये डेवलपमेंट किया जा रहा है. इट इज़ डिफिकल्ट टू लिस्ट हेयर और द प्रोमिसेस, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने कुछ प्रोमिसेस बताए हैं. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि MSP के लिए हम एक लॉ लेकर आएंगे कि MSP को के लिए हम एक लॉ लेकर आएंगे सो दैट यहाँ पर ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा MSP देना इन लाइन विद द स्वामीनाथन फॉर्मूला. तो ऑथर का वैसे भी ये कहना है कि स्वामीनाथन फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस MSP में किए गए थे. फॉर एग्जाम्पल A2+FL वाला फॉर्मूला है एंड उस पर भी 50% मार्जिन में MSP दिया जाता है. तो इफ दैट इज सो MSP फॉर वेरियस क्रॉप्स ये 25 to 33% ऊपर जा सकता है. एंड स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट तो 2004-06 के बीच में आ गई थी. तो अगर कांग्रेस को सही में ये करना था तो कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं किया. तो ऑब्वियस आंसर इज दैट ये जो फॉर्मूला है ये इकोनॉमिकली प्रूडेंट नहीं है. प्रूडेंट का मतलब विवेकता. तो अभी क्यों इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर इलेक्शंस जीतने हैं. बीजेपी ने यहाँ पर बात की है कि जो MSP है पैडी पर ये 3100 रुपये पर कुंटल कर देंगे. अभी इसका प्राइस 2183 और इसको इतना ज़्यादा बढ़ाने की बात करें तो मार्केट में इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा. इफ़ द BJP इज प्रॉमिसिंग एन MSP ऑफ ₹3100 पर क्विंटल ऑफ पैडी इन छत्तीसगढ़, तो ऐसा बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टेट्स में इतना प्रेशर नहीं है करने का. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने बोल दिया कि हम 3000 रुपये देंगे, तो इनको बोलना पड़ रहा है कि हम 3100 रुपये देंगे. तो वेयर विल फूड इन्फ्लेशन गो एंड इंटरेस्ट रेट्स को क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ टू द इकोनॉमी को कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा. तो वाइल कैंपेनिंग फॉर द मध्य प्रदेश इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि जो फ्री राशन वाली स्कीम है इसको और ज़्यादा 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है. ऑलरेडी फूड सब्सिडी बिल यहाँ पर 2 लाख करोड़ पर एनम से ज़्यादा है एंड MSPs अगर पैडी एंड वीट के लिए और बढ़ा दी जाएगी तो जो बिल है और ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएगा. तो डोल्स प्रॉमिस किए जाते हैं, ये नहीं सोचा जाता है इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. ओनली सिल्वर लाइनिंग यही है कि जिन लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से फ़ायदा नहीं मिल पाया उनकी इनकम में टेम्पररी इंक्रीज हो जाता है, सरकार का एक्सपेंडिचर यहाँ पर बढ़ जाएगा. देयर इज़ अ नीड टू एक्सरसाइज कॉशन इन प्रॉमिसिंग द मून टू द इलेक्टोरेट इन द हीट ऑफ द इलेक्शंस, क्योंकि लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकते हैं इंडिया के डेवलपमेंट को. अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, इनकम रिलेटेड मेजर्स लो. फॉर एग्जाम्पल PM किसान ने आप 6000 रुपये दे दो, ये स्कीम ठीक है क्योंकि ये मार्केट के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर रही है. जैसे कि कालिया स्कीम है उड़ीसा की, राइतु बंधु है तेलंगाना में, जहाँ पर फार्मर्स को पैसा दिया जाता है. तो इन्वेस्टमेंट्स हमेशा बेटर होते हैं देन इनकम सपोर्ट, बट इन्वेस्टमेंट्स टेक टाइम टू फ्रक्टिफाई एंड पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना टाइम तो होता नहीं है. उन्हें तो बस दिखाना है कि हमें 3 महीने में हम आपके लिए ये करने वाले हैं, तो जिसकी वजह से लोग उनको वोट्स दें. तो ये ऑथर ने पॉइंट उठाया जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. नो कॉपिंग आउट. तो एक्चुअली COP28 दुबई में होने वाली, तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है कि जिस तरीके से यहाँ पर मेजर्स लिए जा रहे हैं इस अकॉर्डिंग तो यहाँ पर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस को ब्रीच कर ही देगा. तो फोर्टनाइट लॉन्ग COP28 जो कि दुबई में स्टार्ट होगी November 30 में, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे इसको.
will test the resolve of countries much more than any of the UNFCCC's recent meets. ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पर सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है. 2023 यहाँ पर हॉटेस्ट होने वाला है. द IPCC रेकन्स की जो एमिशंस हैं इसको 43% कम होना पड़ेगा इस डेकेड में अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट रखनी है. बट देयर इज़ वेरी लिटिल एविडेंस ऑफ द वार्निंग्स बीइंग हीडेड. UNEP की अगर लेटेस्ट एमिशन गैप रिपोर्ट देखें तो जो ग्लोबल एमिशंस हैं ये बिलियन टन्स मोर हैं जो कि 2019 में से, तो 2019 से बढ़े ही हैं, कम कुछ नहीं हुआ है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एस्टिमेट करती है कि फॉसिल फ्यूल यूज़ इज़ नॉट लाइकली टू कम डाउन बिफोर 2030. तो 2030 से पहले तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ यहाँ पर कम नहीं होगा. फेज डाउन करने की बात की गई थी. इन सितंबर है UNFCCC स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट जिसमें ये देखा गया मिटिगेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग. रिपोर्ट ने यहाँ पर अफर्म किया है कि जो करंट नेशनल कमिटमेंट्स हैं जो कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स द पेरिस पैक्ट ये सफिशिएंट नहीं है टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट में रखने के लिए. तो कंट्रीज़ को यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपको अपने क्लाइमेट प्लेजेस को हर 5 साल में अपडेट करना है. हाउएवर जो स्टॉक टेकिंग प्रोसेस है ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखता है इंडिसीज का. ये हर इंडिविजुअल कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करता है. दिस अप्रोच इज राइटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि मिटिगेशन जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो क्लाइमेट मिटिगेशन होना चाहिए किसी एक कंट्री की नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अभी COP28 दुबई में होगी तो हम देखते हैं क्या होता है. 26/11 एंड आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग. तो जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे 2008 में तो उसकी बात की गई है कैसे स्केल में ये अनप्रेसिडेंटेड थे, कैसे एग्जीक्यूशन में ये अनप्रेसिडेंटेड थे. रिकमेंडेशंस इन देयर वेक ऑन इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, स्पीड और इंटरवेंशन इसके ऊपर अभी भी काम नहीं हो रहा है. तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन पेज पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑथर ने यहाँ पर 1-2 पॉइंट बताएं. एक्चुअली जो प्रधान इंक्वायरी कमीशन बनी थी ऑथर उसके मेंबर थे उस कमीशन के. तो इन द हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म मुंबई 26/11 टेरर अटैक्स इनोवेटिव, 9/11 टेरर अटैक्स इनोवेटिव. क्योंकि अगर हम देखें तो मुंबई 26/11 टेरर अटैक्स में एक्चुअली यहाँ पर ये अरेबियन सी के रास्ते से आए थे. 9/11 में यहाँ पर प्लेन्स का यूज़ किया गया था. वाइल पैसेंजर एयरप्लेन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग 1911. मुंबई में यहाँ पर लाइव ऑपरेशनल कंट्रोल हुआ था टेररिस्ट एक्ट का फ्रॉम फॉरेन सॉइल जो कि पाकिस्तान था. साइमल्टेनियस अटैक्स हुए थे ऑन टारगेट्स. यहाँ पर 4 दिन तक अटैक्स चलते रहे थे. दिस वॉज परहैप्स द फर्स्ट टाइम इन द मेजर अर्बन टेररिज्म हिस्ट्री कि टेररिस्ट यहाँ पर इंगेज कर रहे थे पुलिस टीम्स के साथ लाइव कॉम्बैट में एट 5 लोकेशंस. तो ये बताया गया है कि टेरर अटैक कैसे ये अनप्रेसिडेंटेड था. आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि अनप्रेसिडेंटेड कैसे था टेरर अटैक. आपसे क्या क्वेश्चन आएगा मेंस में कि 26/11 के बाद या टेरर को लेकर, क्योंकि GS3 इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म एक टॉपिक है कि क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं टेररिज्म को टैकल करने के लिए. ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेररिज्म को टैकल करना क्यों इतना डिफिकल्ट है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं टेररिज्म को टैकल करने के लिए. तो ये सब कुछ आपको बताना होगा इस आर्टिकल में. नेक्स्ट है द वार्निंग्स ऑफ बाबा साहेब. तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही कहा था कि पॉलिटिक्स में आपको किसी की भक्ति नहीं करनी है. एंड अगर आप उसकी भक्ति करोगे तो वो इंसान क्या करेगा जो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को उसको ही सबवर्ट करना शुरू कर देगा. फॉर एग्जांपल ED, इलेक्शन कमीशन, इन सबको वो इंसान सबवर्ट करना शुरू कर देगा. इसीलिए पॉलिटिक्स में भक्ति करना इज श्योर शॉर्ट पाथ टू द डिग्रेडेशन. तो नवंबर 26 को सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे. ये संविधान दिवस की तरह. इट वॉज द डे इन द 1949 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू पॉन्डर अपॉन इज द स्पीच जो कि BR अम्बेडकर जी ने एक दिन पहले दी थी. एंड इसमें ये बताया गया था इनकी स्पीच में जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. अम्बेडकर एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट सम इश्यूज जो कि न्यू रिपब्लिक फेस करेगा. हिज एंजाइटी वाज दैट कि जो कास्ट क्रीड है इसके बेसिस पर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज डाइवर्स एंड अपोजिंग पॉलिटिकल क्रीड्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी. अम्बेडकर देन कोटेड जॉन स्टुअर्ट मिल वार्निंग दैट इन अ डेमोक्रेसी कोई भी अपनी लिबर्टी को किसी ऐसे इंसान, कोई भी कितना बड़ा इंसान हो, लेकिन आपको उतनी पावर उसको नहीं देनी कि वो आपके इंस्टीट्यूशंस को ही सबवर्ट करना शुरू कर दे. दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर वॉज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया क्योंकि हमें भक्ति नहीं करनी है किसी की. प्लेज अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिक्स अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड बाई द पार्ट इट प्लेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनी अदर कंट्री. भक्ति रिलीजन में मे बी रोड टू द साल्वेशन हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप किसी की भक्ति कर रहे हो देन इट इज़ अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप. इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट अम्बेडकर एक्सप्रेस द व्यू कि कास्ट यहाँ पर एंटी नेशनल होते हैं एंड सेपरेशन इन द सोशल लाइफ. तो एक्चुअली एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, इनका यही कहना था कि कास्ट का एनहिलेशन होना चाहिए. फाइनली ही मेंशन्ड दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वुड नॉट हैव द एक्सक्यूज कि हम ब्रिटिश को ब्लेम करें कि आपकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. हमें खुद को ही ब्लेम करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. फॉर एग्जांपल अगर अभी कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, अभी रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ हमारी वजह से ही है. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव नो बडी टू ब्लेम एक्सेप्ट आवरसेल्व्स. ही एम्फेसाइज द नीड कि हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसको कि इन्होंने इनसेपरेबल ट्रिनिटी बोला था.
हैंगिंग आउट इज़ द वे टू बी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल मत पढ़ना इसको। आगे हम चलते हैं, पाकिस्तान द वेस्ट एंड द डिविडेंड्स ऑफ रीस्ट्रेंट। तो यहाँ पर एक्चुअली अटैक्स की बात की गई, टेरर अटैक्स की। तो नवंबर 22 2008, तो एक्चुअली 26/11 हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कोट किया था बेनज़ीर भुट्टो को कि हर पाकिस्तानी में एक लिटिल बिट ऑफ इंडिया है एंड हर इंडियन में एक लिटिल बिट ऑफ पाकिस्तान है। एंड उसके कुछ दिनों बाद ही इन्होंने हमले करा दिए। इंडिया हैड विटनेस्ड मेनी टेरर अटैक्स बट द वन जो कि मुंबई में हुआ था 2008 में, टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इसने इंडिया की स्ट्रैटेजी को टुवर्ड्स टेररिज्म किस तरीके से चेंज किया एंड दुनिया ने हम लोग कैसे सपोर्ट किया। तो अगर हम 26/11 अटैक की बात करें तो सिर्फ इंडियन लोगों की डेथ नहीं हुई थी, यहाँ पर और भी नेशनलिटीज़ के लोग थे जिनकी यहाँ पर डेथ हुई थी। तो वाइल न्यू दिल्ली कंसर्न ओवर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पहले से था, लेकिन हमारी बात के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता था। Importantly, this put the spotlight on Pakistan's record on terrorism. India was now able to portray with evidence कि पाकिस्तान किस तरीके से यहाँ पर टेररिज्म को ब्रीड करता है। Every G7 country had a victim and 6 Americans की भी डेथ हुई थी 26/11 अटैक्स में। This was a major factor behind the sympathy जो कि इंडिया ने गेन की थी फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। Moreover, the attack occurred जब न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस में थे, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले ही यूएस के साथ साइन की थी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। The attack this really got New Delhi the leverage and logic for better strategic alignment with the West. तो actually West ने भी हमारे साथ sympathize किया। However, after the 26/11 attacks by the Pakistan-based Lashkar-e-Taiba and the assassination of the Osama bin Laden, जो पाकिस्तानी cantonment city of अबोटाबाद था, पाकिस्तान could do little to protest कि actually ये breeding ground नहीं है। जब सामने से दिख रहा है कि आप यहाँ पर breeding ground हो जिहादी टेररिज्म के, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप यहाँ पर नहीं हो। India's strategic restraint, तो एक्चुअली इंडिया ने ऐसे बदला क्यों नहीं लिया, इंडिया ने यहाँ पर टेरर अटैक क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि जो इंडिया है उसका फोकस ये था कि अभी हम स्ट्रैटेजिकली इस इंसिडेंट से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ है, हमें वो करना चाहिए। ठीक है, द सिंपल आंसर कि इंडिया ने क्यों इमीडिएटली अटैक नहीं किया इज दैट आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑप्शंस जो कि अवेलेबल थे, द डिसीजन मेकर्स कंक्लूडेड दैट मोर हम गेन कर सकते हैं फ्रॉम नॉट अटैकिंग पाकिस्तान देन फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान। द रियल सक्सेस एज यू नोटेड वॉज इन ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि पाकिस्तान को यहाँ पर आइसोलेट करे, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन किया जाए अगेंस्ट द लश्कर ए तोयबा इफेक्टिव। तो ये सब कुछ किया गया एंड यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटेलिजेंस ग्रिड को हमने कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो इफ़ द 9/11 अटैक्स ने वेस्ट को यहाँ पर जगा दिया कि कितना बड़ा है ग्लोबल टेररिज्म का थ्रेट, द 26/11 अटैक्स ऑन मुंबई फोर्स्ड इट कि इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न को ये एक्नॉलेज करें एंड इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर ये फोकस करें। इट ऑल्सो एक्सपोजेस इंडिया अंडर प्रिपेयर्डनेस इन कॉम्बेटिंग एसिमेट्रिक वॉरफेयर ऑफ सच स्केल। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो 10 गनमैन आए थे, ये अरेबियन सी के रास्ते से आए थे, तो सबसे पहले मेरीटाइम सिक्योरिटी में हमारे जो गैप्स हैं इस चीज़ को एक्सपोज किया गया, जो इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड में चिंग्स हैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सपोज किया गया एंड जो काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इनएडुकेसी हमें पता चलती है। तो मेरीटाइम सिक्योरिटी रिवैम्प, तो प्रधान इंक्वायरी कमीशन बनी थी जिसने ये कहा था कि आपको यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई टेरिटोरियल वाटर्स की, बाकी यहाँ पर नेवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी पूरी मेरीटाइम सिक्योरिटी की। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी कि जो भी वेसल्स 20 मीटर से बड़े हैं इनके पास ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा, सो दैट इनके आइडेंटिफिकेशन का ट्रांसमिशन हो सके एंड बाकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के लिए एक डिसीजन लिया गया कि हमें स्ट्रेंथन करना है इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसकी प्राइमरी जॉब क्या होगी कि आपको एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस जो सेंट्रल एजेंसीज, आर्म्ड फोर्सेज और स्टेट पुलिस के बीच में होगा, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन करना है। लॉज में चेंज किया गया, यहाँ पर एनआईए को बनाया गया, एनआईए एक्ट यहाँ पर पास किया गया जो कि पहली फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनती है कंट्री की। पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की बात की गई। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पुलिस पर्सनल ने यहाँ पर ज़रूर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई, लेकिन जो लोकल पुलिस है उसका स्पेक्टेकुलर फेलियर हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि स्टेट पुलिस का मॉडर्नाइजेशन होगा। तो ज़्यादा फंड्स यहाँ पर एलोकेट किए गए कि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन हमारे होने चाहिए, एक उनको इक्विप करना है विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पुलिस मैन को ट्रेन करना है सो दैट ये किसी भी चैलेंजेस से डील कर सकें। वेस्ट से हमें कोऑपरेशन मिला, स्पेशली हमें यूएस से कोऑपरेशन मिला। द यूएस देन गॉट इंगेज्ड इन अफगानिस्तान एंड यूएस को अफगानिस्तान में ज़रूरत थी पाकिस्तान की। तो इट वाज ओनली आफ्टर द 26/11 अटैक्स ड्यूरिंग विच अमेरिकन सिटीजन्स की डेथ हुई कि यूएस ने सीरियसली इंगेज करना शुरू किया विद द इंडियन एजेंसीज। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एंड अभी भी कुछ लैकोना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या क्या लैकोना है, तो स्टेट पुलिस फोर्सेस अभी भी इल इक्विप्ड है एंड पुअरली ट्रेंड है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। तो पुलिस फोर्सेस ये एक्चुअली एक टॉपिक है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस या पुलिस में क्या प्रॉब्लम है, क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग ये कंक्लूजन हो सकता है या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये भी आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करके रखना है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेस। सेंटर आस्क स्टेट्स टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस। तो एक्चुअली चाइना में ना निमोनिया के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अब ये जो निमोनिया आउटब्रेक हो रहा है, क्या ये कोई यहाँ पर नया पैंडेमिक तो नहीं आ रहा है?
उसके थोड़े बहुत कंसर्न है, जिसकी वजह से सेंटर ने स्टेट्स को कहा कि प्रिपेयरनेस को यहाँ पर रिव्यू करो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सारे करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर दिस प्रीलिम्स 2024 एंड फॉर मेंस 2024। इसके अलावा प्रीलिम्स हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं एंड मेंस हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी भी कर सकते हो। एंड अगर सिर्फ आपको इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ चाहिए है प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द न्यूज़पेपर, तो आप बाय कर सकते हो। ये 150 रुपीज़ आपको कॉस्ट करेगा, लेकिन अगर आप अभी बाय करोगे तो उसको दिसंबर मंथ के लिए कंसिडर किया जाएगा। इकोनॉमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन्स की बात की गई। अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं? जिनके लिए कोलैटरल नहीं लिया जाता है। तो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स आर टाइप ऑफ लोन्स जिसमें किसी भी कोलैटरल की जरूरत नहीं पड़ती फ्रॉम बोरोवर्स टू अवेल देम। अब ये अनसिक्योर्ड लोन्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिजिटल लेंडिंग ऐप्स हैं जो कि लोगों को लोन देते हैं बिना किसी कोलैटरल के। तो ग्रोथ ऑफ दीज इन बैंक्स फ्रॉम मार्च 2017 टू मार्च 2023 स्टूड एट 21%। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। बस इतना सही, अनसिक्योर्ड लोन्स का मतलब ये होता है कि बिना कोलैटरल लिए यहाँ पर लोन देना, इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। एंड एक्चुअली आई एम प्लानिंग कि December 1 से हिंदू की एनालिसिस बनाया जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदू की एनालिसिस आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है तो हम इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही आगे भी चलेंगे। तो इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।